स्वागत है आपका कमलेश मल्टी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित का पाठ संख्या 1 वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.2। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखते हैं इसका पार्ट 1। पहला है दोस्तों, इसमें 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो ये गुणनखंड हम पिछली कक्षाओं में भी करते आ रहे हैं, तो ये आपके हिसाब से आसान है। तो चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। 140 में हमें अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। तो हम 2 से ट्राई करेंगे। हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 2, 3, 5, 7 और इसी क्रम में हम अभाज्य संख्याओं के क्रम में बढ़ते जाएंगे। अब इनको भाग देने से पहले हमने एक विभाज्यता के नियम के लिए एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। उसके बाद भाग देना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखते हैं 140। देखिए, हमें 2 से अगर इसको विभाजित करना है तो ये 2 से पूरी बार विभाजित होगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक है 0, शून्य इकाई का अंक है। तो यानी इसमें 2 से पूरी बार भाग जाएगा। तो हम 2 से इसको विभाजित करते हैं तो 2 से इसमें भाग जाएगा 70 बार। फिर से देखिए, अगली संख्या हमारे पास 70 आई, इसका भी इकाई का अंक 0 है, तो ये भी 2 से पूरी बार विभाजित होगा। तो हम अगली बार फिर से 2 से भाग देंगे और भाग देने के बाद जो आ रहा है हमें उसके नीचे लिखना है। तो इसमें भाग देने के बाद आता है हमारा 35। अब आ गए, देखिए हमारे पास है 35, इकाई का अंक 5 है, तो इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा। 3 से विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा था, इसको जोड़ के देखते हैं। 5 और 3 8, यानी इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। देखिए, इकाई में 5 है तो इसमें 5 से भाग जाएगा, तो हम इसे 5 से विभाजित करते हैं। यहाँ बस ध्यान रखिएगा, हमें केवल अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। तो 5 से भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, और 7 क्योंकि अभाज्य संख्या है तो 7 में 7 का ही भाग जाएगा एक बार। तो हम इसको 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, या फिर इसको थोड़ा और आगे लिख सकते हैं 2 की घात 2, क्योंकि 2 बार गुणा है तो इससे 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अगला पार्ट देखते हैं। दूसरा हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं 156 के। तो फिर से 156 को अगर हम गुणनखंड करें तो देखिए, सबसे पहले 2 से विभाजित होगा, क्योंकि अंत का अंक 6 है, तो 2 से पूरा भाग जाएगा इसमें। तो 2 7 14 और 2 8 16, 78 आया। अब इस 78 में भी 2 का पूरा भाग जाएगा। इकाई का अंक देख के हम समझ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 9 18। अब ये 2 से तो विभाजित नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं, 9 और 3 12, यानी ये 3 से विभाजित होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है विभाज्यता के नियम वाली, तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको गुणनखंड करना बहुत आसान लगेगा। तो हम 3 से विभाजित करते हैं, तो ये 3 से हो जाएगा 13 बार, और 13 क्योंकि अभाज्य संख्या है, इसमें 1 और 13 का ही भाग जाना है, तो ये केवल 13 से ही विभाजित होगा, और ये हो जाएगा 1। तो इस प्रकार 156 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। इस प्रकार से ये हो गए 156 के गुणनखंड। इसी का तीसरा पार्ट देख लेते हैं। हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं 3825 के। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए देखिए, अंत का अंक 5 है, इकाई का अंक, तो ये 2 से तो विभाजित नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं, 8 और 3 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी 3 से ये विभाजित होगा। 3 से ये विभाजित होगा इतनी बार। फिर से देखिए, 2 से तो विभाजित नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं, 2 और 1 3, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 3 से विभाजित होगा। तो ये 3 चक्को 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15।
अब देखते हैं फिर से 2 से तो फिर से विभाजित नहीं हो रहा है। हमें एक सीक्वेंस में चेक करना है सारी अभाज्य संख्याओं से। पहले हम 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से, 5, 7, 11, 13 और इसी तरीके से क्रम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो एक सीक्वेंस में अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 2 से तो नहीं हो रहा है, 3 से चेक करते हैं, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 3 से भी नहीं हो रहा है। अब देखिए इकाई का अंक 5 है, तो हमें पता है कि 0 और 5 अगर इकाई का अंक होता है तो 5 से ये विभाजित होता है, तो ये 5 से विभाजित होगा। तो इसमें 5 का भाग देते हैं, 5 8 40 और 5 5 25। फिर से इकाई का अंक 5 है तो 5 से विभाजित होगा। 5 से अगर इसको भाग दें तो ये आएगा 17, और 17 क्योंकि अभाज्य संख्या है तो और किसी का इसमें भाग नहीं जाएगा, इसको 17 से ही विभाजित करते हैं एक बार। तो 3825 के जो गुणनखंड हो गए वो हो गए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। यानी अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। तो इस प्रकार से 3825 के अभाज्य गुणनखंड। इसी का अगला पार्ट देख लेते हैं 5005। 5005 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 5005 के गुणनखंड करते हैं। देखिए 2 से तो विभाजित नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं, 5 और 5 10, 3 से भी विभाजित नहीं होगा। इकाई का अंक 5 है तो 5 से विभाजित हो जाएगा, तो हम इसे 5 से भाग देते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1001। अब देखिए 2 से विभाजित नहीं है, 3 से भी विभाजित नहीं है, 5 से भी विभाजित नहीं है। अब इसको 7 से चेक करते हैं। 7 से विभाजिता हमने कल ही पढ़ी थी नियम। तो 1001 अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 1001 में हम इकाई का अंक देखते हैं 1 को करते हैं 2 से गुणा, तो ये हो जाएगा 2, और बाकी का जो रेस्ट ऑफ डिजिट्स है उससे बना नंबर है 100। 100 में से 2 घटाओ तो ये हो जाएगा 98। फिर से वही करते हैं, 8 में 2 का गुणा किया तो ये हो गया 16, और 16 में से 9 घटाओ तो आ गया 7। यानी ये 7 से तो विभाजित हो जाएगा। तो अब इसको 7 से विभाजित करते हैं, ये जाएगा 7 कम 7 और 7 चक्को 28 और 7 या 21। अब आगे देखिए 143। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आता जाएगा। देखिए इसके अगर मैं विषम और सम स्थानों को देखूं तो 3 और 1 4 और 4 दोनों को घटा के 0 आ रहा है, यानी ये 11 से विभाजित है। तो 11 से अगर मैं इसको विभाजित करूं तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33 और 13 हो जाएगा 13 एकम 13। तो इस प्रकार इसके गुणनखंड हो गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। पहले वाले प्रश्न का लास्ट पार्ट देख लेते हैं। हमें गुणनखंड करने हैं 7429 के। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। देखिए आप अगर इसमें विभाजित करना चाहेंगे तो 2 से भी नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से चेक करें तो 13 से भी नहीं होना है, और सीधे हम इस पे भाग देते हैं 17 का। आप एक बार विभाजिता चेक कर लीजिएगा, उससे पहले ये किसी से विभाजित नहीं होता है। तो हम 17 से इसको विभाजित करते हैं। 17 से इतनी बार ये विभाजित हो गया। फिर से देखिए 437 ऐसा नंबर आया, इसको भी आप चेक करते जाइए। 2 से, 3 से, 5, 7, 11, 13, 17, ये सीधे विभाजित होगा 19 से। तो हमें एक सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाना है, किसी न किसी से ये विभाजित जरूर होगा। तो 19 से ये 23 बार विभाजित हुआ। और देखो 23 फिर से अभाज्य संख्या है, तो 23 में केवल 23 का ही भाग जाएगा। तो ये इस प्रकार इसके गुणनखंड हो गए 17 गुणा 19 गुणा 23। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसके अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए आप, सीधे 17 गुणा 19 गुणा 23। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। तो हमें एक रूल पहले ही पढ़ लेना है कि किन्हीं दो संख्याओं का अगर हम HCF और LCM निकालें, 900 और 900 निकालें, तो HCF गुणा LCM
हमेशा होता है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। यानी किसी दो संख्याओं का अगर हम HCF और LCM निकालें तो उनका गुणा उनके HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। तो हमें सबसे पहले इस प्रश्न में HCF और LCM निकालना है, फिर ये वाला रूल हमें चेक करना है कि ये सही बैठता है या नहीं बैठता है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। पहला हमें दिया है 26 और 91। तो सबसे पहले सीख लेते हैं HCF निकालना। HCF निकालने से पहले हमें इनके गुणनखंड करने हैं। तो 26 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से हुआ 13 और 13 1। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बड़ी आसानी से ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। देखिए अब 91 है तो इसमें 7 से विभाजित होगा 13 बार और 13 1। तो मैं यहाँ पे 26 के गुणनखंड लिख देता हूँ। 26 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 13 और 91 के गुणनखंड हो जाएंगे 7 गुणा 13। अब सीख लेते हैं इन दोनों का HCF किस तरीके से निकलेगा। HCF वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमसे पहले सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM किस तरह निकाला जाता है। तो इन दोनों का जो HCF होगा, हमें क्या करना है, हमें इनके गुणनखंडों में से कॉमन ढूंढना है कि इनमें कॉमन क्या है। तो देखिए 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, देखिए 13 यहाँ है, यहाँ है। तो दोनों जगह से कॉमन क्या आया 13। जो भी संख्याएं कॉमन आ रही हैं हमें उनको साथ लिखना है, वही उसका HCF होगा। यहाँ 13 है तो इसका HCF हो जाएगा 13। इसी तरीके से सीख लेते हैं LCM कैसे निकाला जाता है। 26 और 91 का अगर हम LCM निकालें तो जो कॉमन था उसे तो हमने एक बार लिखना ही है। ये देखिए 13 कॉमन था तो 13 को हमने एक बार लिखा। इसके बाद उसे छोड़ के जो बाकी संख्याएं बच गई उसको भी गुणा के रूप में लिख देते। तो 13 तो हमने लिख दिया था, उसके बाद बचा 2 गुणा 7 और अगर इनको गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 182। तो HCF और LCM निकालना तो हमें आ गया। अब प्रश्न में आगे पूछ रहा है कि हमें इसकी जांच भी करनी है कि क्या ये वाला जो फॉर्मूला है ये सही है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर लेंगे, मान रख लेंगे। तो HCF हमारा आया था 13 और LCM हमारा आया है 182। अगर मैं इनको गुणा करूं तो ये हो जाएगा 2366। तो HCF गुणा LCM तो आ गया 2366। अब दोनों संख्याओं को गुणा करके देखते हैं कि भी क्या उतना ही आता है। तो 26 गुणा 91 अगर हम करें तो ये भी आएगा 2366। इस प्रकार से ये फॉर्मूला सत्य हो। तो हमारे पास LHS इक्वल्स हो जाएगा RHS। अगर मैं इसको बोलूं LHS और ये हो जाएगा RHS। RHS में हमें दोनों संख्याओं को गुणा करना था, दोनों संख्याओं का गुणनफल भी बराबर आया। तो इस प्रकार हमने जांच कर ली। देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमारे पास है 510 और 92। सबसे पहले इनके गुणनखंड कर लेते हैं। 510 के गुणनखंड ये हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। और इसके बाद देखते हैं 92 के गुणनखंड। 92 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 23। अभाज्य गुणनखंड करना तो आप सीख ही चुके हैं, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं HCF कितना होगा। इन दोनों का HCF हमें क्या देखना है, दोनों में से कॉमन क्या क्या है। तो देखिए ये 2 तो कॉमन है दोनों जगह, उसके अलावा 3 यहाँ है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इनका HCF हो जाएगा 2। LCM अगर हमें निकालना है तो LCM के लिए हमें जो कॉमन है उसे तो एक बार लिख ही देंगे। इसके अलावा जो बच गया, अब देखिए कॉमन वाला मैं अगर ऐसे छिपा लूं तो उसके बाद जो भी बच रहा है उन सबको हम गुणा में लिख देंगे। तो यहाँ बचा 2 गुणा 23 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। और अगर हम इसको गुणा करें
तो गुणा करके आता है 23,460। अब एक बार इस फॉर्मूले को चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, HCF गुणा LCM होता है दो संख्याओं का गुणनफल। HCF हमारा आया था 2 गुणा LCM में आया 23,460 और दोनों संख्याओं को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये हो जाएगा 510 गुणा 92। तो अगर हम इनको गुणा करें तो दोनों जगह आएगा 46,920 और ये भी आएगा 46,920। इस प्रकार LHS किसके बराबर हो गया? RHS के बराबर। तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा पार्ट है 336 और 54। तो सबसे पहले कर लेते हैं 336 के अभाज्य गुणनखंड। वो हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। और 54 के अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देख लेते हैं इनका HCF कितना होगा। HCF ऑफ 336 and 54 इक्वल्स टू, देखिए ये दो तो कॉमन है, इसके अलावा देखिए यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 भी कॉमन हो गया, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। हम इसका HCF लिखेंगे 2 गुणा 3 यानी 6। LCM देख लेते हैं। LCM ऑफ 336 and 54, देखिए 2 और 3 कॉमन है तो 2 और 3 तो आ गया, इसके अलावा जो संख्याएं बच गई उनको साथ में लिखना है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। ये 2 और 3 तो कॉमन थे, इसके अलावा 1 2 3 4 ये आ गए और 2 बार 3 और। तो अगर हम इनको गुणा करें तो LCM हो जाएगा 3024। अब चेक कर लेते हैं क्या ये इस फॉर्मूले में सही बैठते हैं या नहीं। तो HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हमारे पास HCF है 6, LCM है 3024 और संख्याएं हैं 336 गुणा 54। तो अगर हम इनको गुणा करें तो हमें मिलता है 18,144 और इनको गुणा करके भी आएगा 18,144। इस प्रकार LHS RHS के बराबर हो गया। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। हमें इनके LCM और HCF निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 12, 15 और 21। तो हमें सबसे HCF और LCM निकालना है, तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार 15 के अभाज्य गुणनखंड करें तो वो हो जाएंगे 3 गुणा 5 और 21 के अभाज्य गुणनखंड करें तो हो जाएंगे 3 गुणा 7। अब निकाल लेते हैं इनका HCF। तो HCF ऑफ 12, 15 and 21 इक्वल टू, देखिए तीनों में जो कॉमन होगा वही HCF होगा। तो 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो 3 तो कॉमन है। इसके अलावा देखते हैं कुछ और कॉमन है जी, नहीं कुछ नहीं कॉमन है, तो HCF हो जाएगा 3। इसके बाद इनका LCM, तो इनका LCM हो जाएगा, देखिए जो कॉमन था उसको तो एक बार लिख देना है। तो LCM देखिए 3 कॉमन है तो 3 को एक बार लिख देंगे और इसके अलावा जो संख्याएं बच गई उनको एक साथ। देखिए यहाँ से 3 हट गया तो ये 2 गुणा 2 बच गया, इस वाले से भी 3 को हटा दें तो यहाँ 5 बच गया और यहाँ 7 बच गया। इन सबको अगर मैं गुणा करूँ तो ये आ जाएगा 420। तो इस प्रकार हमें HCF और LCM निकालना है।
अब देख लेते हैं इसका दूसरा पार्ट। ये है 17, 23 और 29 का। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए तीनों अभाज्य संख्या है तो इनके गुणनखंड या तो इनमें 17 का भाग जाएगा या तो 1 का जाएगा। तो इसके गुणनखंड हो गए 17 गुणा 1। 23 के अगर मैं गुणनखंड करूं तो हो जाएंगे 23 गुणा 1 और 29 के गुणनखंड हो जाएंगे 29 गुणा 1। अब अगर इनका HCF निकालें तो देखिए कॉमन क्या है 1, तो इनका HCF हो जाएगा 1। इसके बाद LCM देखते हैं। अब देखिए LCM में 1 को तो मैंने एक बार लिख दिया। इसके बाद क्या बचा, देखिए यहाँ 17 बच गया, यहाँ बच गया 23 और यहाँ बच गया 29। इनको अगर गुणा करें तो ये हो जाएगा 11,349। देखते हैं पार्ट 3। तीसरे पार्ट में हमें HCF और LCM निकालना है 8, 9 और 25 का। तो सबसे पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 8 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी प्रकार 9 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3 और 25 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा 5। देख लेते हैं इनका HCF कितना होगा। तो HCF ऑफ 8, 9 और 25 कॉमन देखते हैं। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम सबको 1 से गुणा करेंगे तो इससे इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम सबको 1 से गुणा कर देते हैं। इसमें मैंने गुणा 1 लिख दिया, इसमें भी गुणा 1 लिख दिया, इसमें भी गुणा 1 लिख दिया। इनकी वैल्यू तो उतनी ही रहेगी देखिए, लेकिन अब हमारे पास कॉमन आ गया। कॉमन क्या हो गया 1, तो इन सब का HCF हो जाएगा 1। अब देखते हैं इनका LCM कितना होगा। LCM ऑफ 8, 9 एंड 25 हमें 1 को तो एक बार लिख दिया, बाकी जो छूट गए उनको गुणा करना है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और अगर इन सबको गुणा कर रहे हैं तो ये आएगा 1800। तो इस प्रकार इनका LCM हो जाएगा 1800। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। HCF ऑफ 306 एंड 657 306 और 657 का HCF बराबर 9 दिया है। हमें LCM निकालना है 306 और 657। तो देखिए हमें चौथा प्रश्न है HCF ऑफ 306 एंड 657 ये दे रखा है हमें 9। हमें LCM निकालना है। तो हमने अभी एक सूत्र पढ़ा था कि HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM होता है दो संख्याओं का गुणनफल। यानी जिसका हम HCF और LCM निकाल रहे हैं उन्हीं संख्याओं को अगर हम गुणा करें तो वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखिए HCF दे रखा है 9, तो हम HCF की जगह पे वैल्यू रख देते हैं 9 गुणा LCM हमें निकालना है तो LCM ऐसे रख देंगे और दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं कौन सी हैं ये वाली, तो 306 गुणा 657। अब ये एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे तो LCM की वैल्यू निकल जाएगी। तो LCM इक्वल्स टू होगा 306 गुणा 657 और बट्टे 9। देखिए 9 से कोई कट रहा है तो इसे काट देते हैं, इसे काटने की कोशिश करते हैं। 9 या 27, 3 बचा और 9 चौको 36, तो ये हो जाएगा 34 इंटू 657। तो LCM बराबर हो जाएगा, इनको अगर गुणा करें तो ये आ गया 22,338। तो हमारा 306 और 657 का LCM होगा 22,338। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें क्या पता करना है कि n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में पता है 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4। क्या उसके लिए 6 की घात n में
जीरो आ सकता है लास्ट में। 6 की घात n का जो मान होगा क्या वह कहीं पे भी जीरो पे समाप्त हो सकता है। तो इसे समझने से पहले एक और कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा कि कोई भी संख्या अंक जीरो पर कब समाप्त होती है। कोई भी संख्या अंक जीरो पर तब समाप्त होती है यदि उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आए। यानी किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 आ रहा है एक बार या उससे अधिक बार, मतलब कम से कम एक बार तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो अगर एक बार 2 और 5 आता है या उससे अधिक बार भी आता है तब जाके उसमें शून्य आएगा लास्ट में। तो हम चेक कर लेते हैं, हमें पता करना है कि क्या 6 की घात n इसका मान अगर हम रखें, n की जगह पे हम प्राकृतिक संख्याओं का मान रखते जाएं, 6 की घात 1, 6 की घात 2, 3 इसी तरीके से रखते जाएं, तो क्या कहीं पे लास्ट का डिजिट जीरो होगा। तो वो जीरो तभी होगा जब 6 के गुणनखंड में 2 और 5 आते होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम 6 के गुणनखंड करके देखते हैं। तो 6 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3, 6 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3। ये देखिए कहीं पे भी 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया, 2 और 5 दोनों आने चाहिए। तो अगर इसमें 5 नहीं है तो ये कभी भी जीरो पे समाप्त नहीं हो सकता है। तो हम इसमें लिखेंगे क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में नहीं आता है, अतः 6 की घात n अंक जीरो पर समाप्त नहीं होगी। इस क्वेश्चन में 6 की घात n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 12 की घात n हो सकता है, 18 की घात n हो सकता है। तो हमें जब भी ये पता करना हो कि इसमें जीरो आएगा या नहीं आएगा तो हमें क्या करना है, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर देने हैं। अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 आते हैं कम से कम एक बार तो उसमें जीरो आएगा, अगर नहीं आते हैं तो जीरो नहीं आएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हमें चेक करना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। तो हमने भाज्य संख्या की डेफिनेशन पढ़ी थी कि भाज्य संख्या वह होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। यानी अगर हम उसको अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें 2 से अधिक अंक आने चाहिए, यानी 3 या 3 से ज़्यादा। तो अगर इनके गुणनखंड 3 या 3 से अधिक होते हैं तो ये भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो देखते हैं इसमें पहला वाला पार्ट देखने पहले हमें दे रखा है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। हमें ये पता करना है कि ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो देखिए क्या करेंगे, दोनों में से देख रहे हैं 2 पद है हमारे पास, दोनों पदों में 13 कॉमन आ रहा है तो 13 में कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 11 प्लस यहाँ बच जाएगा 1। इसको मैं अगर आगे सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 77 प्लस 1, यानी 13 गुणा 78। कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो ये 13 गुणा 78 हो गया। अब चाहे तो मैं इसमें गुणा 1 लिखूं या फिर मैं 78 के भी फिर से तोड़ दूं। तो 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 78 को हम लिख सकते हैं 13 गुणा 6। अब देखिए इसके आगे मैं गुणा 1 भी लिख दूं तो इसके गुणनखंड हो गए 1 2 3, फिर से 6 को भी तोड़ सकते हैं। तो हमें इतने में ही क्लियर हो गया कि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। तो अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। इसी प्रकार हम दूसरा वाला भी देख लेते हैं। हमारे पास है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो देखिए फिर से 2 पद हैं
एक पद ये पूरा और एक पद ये। इन दोनों पदों में देखिए 5 कॉमन है, तो हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 1। इसको फिर से वैसे ही सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 गुणा 1008, इनको गुणा करें तो 1008 प्लस 1 यानी 5 गुणा 1009। तो फिर से इसको 5 गुणा 1009 और मैं इसको गुणा 1 लिख दूं तो देखिए 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। अगर 2 से अधिक गुणनखंड किसी के होते हैं तो वो हमेशा कैसी संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। तो इस तरीके से हम नीचे एक लाइन लिख देंगे क्योंकि इस संख्या के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, अतः ये एक भाज्य संख्या है। अब देख लेते हैं अंतिम प्रश्न संख्या 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए 7वें प्रश्न में क्या कह रहा है, एक खेल का मैदान है और वो भी ऐसा वृत्ताकार उस पे पथ है। तो सपोज ये वृत्ताकार पथ है और सोनिया एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो सपोज यहाँ से सोनिया चक्कर लगाती है तो वो 18 मिनट के बाद फिर से वहीं पे पहुंचती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और अगर रवि चक्कर लगाए तो रवि कितने मिनट बाद, 12 मिनट बाद पहुंच जाता है। तो हमें ये पता लगाना है कि वे प्रारंभिक स्थान पे पुनः कब मिलेंगे। तो हमें वो न्यूनतम समय बताना है कि कब वो एक दूसरे को मिलेंगे। तो जब भी न्यूनतम हमें निकालना होता है तो न्यूनतम निकालने के लिए हम पहले भी पढ़ा है, हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम। तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ दोनों का जितना समय लगा। एक को लगते हैं 18 मिनट और एक को लगते हैं 12 मिनट। तो इनका जो भी एलसीएम होगा उतने समय बाद वे फिर से प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 और 12 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। तो एलसीएम हो जाएगा 18 और 12 का। देखिए कॉमन जो है उसे एक बार लिखना है, तो 2 और 2 कॉमन है तो 2 को तो मैंने एक बार लिख दिया। 3 भी एक बार कॉमन है तो 3 को लिख दिया। और इसके अलावा क्या छूट गया, यहाँ एक 3 यहाँ एक 2, तो यहाँ 3 यहाँ 2। इन सबको गुणा करें तो 3 दूनी 6 3 18 दूनी 36। अतः वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारी प्रश्नावली 1.2 समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए अगर आपको लेटेस्ट अपडेट हमारी वीडियोस के चाहिए। थैंक यू।